हेलो फ्रेंड्स, जीनियस प्रॉब्लम सेट्स में आज हम लोग मैकेनिक्स में इम्पल्सिव मोशन टॉपिक पर बेस्ड कुछ एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्चुअल और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम रिलेटिवली आसान है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम से थोड़ा सा टफ है। अगर आपको दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ लगता है तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम भी बनाया है, उस डायग्राम को देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है। दो बॉडीज हैं, बॉडी बी, बॉडी ए। दोनों बॉडीज को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इसी टॉपिक पर बेस्ड ये थर्ड प्रॉब्लम है। ये जेई 2021 का प्रॉब्लम है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। दो स्फीयर है, दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है और एक स्फीयर को हमने एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांध रखा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी आप खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। चारों क्वेश्चन में लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बारी बारी से इन चारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l. द होल सिस्टम लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ b इनिशियली एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम a. द पार्टिकल a इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u परपेंडिकुलर टू ab. फाइंड वेलोसिटी ऑफ a एंड b जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट. दोनों पार्टिकल एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं। स्ट्रिंग का लेंथ है 2l और इनिशियली दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है l। तो ये क्या बता रहा है कि इनिशियली ये स्ट्रिंग स्लैक है, ढीला है, लूज है। इनिशियली इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है। अब आपने क्या किया? अब आपने इस एक पार्टिकल को, पार्टिकल a को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस ab डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जब इस ए पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करिएगा तो क्या होगा? ए आगे बढ़ना चालू करेगा, आगे बढ़ना चालू करेगा। जब बी और ए के बीच में डिस्टेंस 2l हो जाएगा तो जैसे ही ये डिस्टेंस 2l होगा, स्ट्रिंग क्या हुआ? टाइट हो गया। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा तो वहां पर एक इंपल्सिव टेंशन फोर्स आएगा। इंपल्सिव टेंशन फोर्स क्यों आएगा? क्योंकि ये टेंशन फोर्स अचानक से आया और ये थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा टी एक्ट करेगा। इस इंपल्सिव फोर्स का क्या रोल होगा? रोल ये होगा कि ये इस पार्टिकल B की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। इनिशियली इस पार्टिकल B की वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियली सिर्फ ये पार्टिकल A मूव कर रहा है। ये देखिए A आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। B जो है वो स्टेशनरी है। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा तो एक झटके से ये B भी मूव करने लगेगा। तो एक इंस्टेंट के जस्ट पहले B की वेलोसिटी क्या है? B की वेलोसिटी है 0 और ठीक उस इंस्टेंट के बाद B की कुछ वेलोसिटी होगी, VB हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा। इनिशियली ये पार्टिकल A ही मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये वाला डिस्टेंस 2l के बराबर हो जाएगा और 2l उस स्ट्रिंग का लेंथ है तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? ये टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा तो ये जो B है ना, ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस इंस्टेंट के जस्ट पहले B की वेलोसिटी 0 है। इस इंस्टेंट के जस्ट बाद B के पास कुछ फाइनाइट वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी इस B का एक फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो इस B का मोमेंटम चेंज कौन कर सकता है? ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो इंपल्सिव टेंशन फोर्स आएगा उसके कारण ही चेंज होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में सारा खेल, सारा रोल, मोशन की डायनेमिक्स में सारा कंट्रीब्यूशन किसका है? Impulsive tension force of the string. Let's assume that just after the string becomes tight, ये जो B है इसकी वेलोसिटी है VB। अब इस B की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, along the string होगी। along the string क्यों होगी? along the string इसलिए होगी क्योंकि इस B पे जो भी फोर्स लग रहा है वो तो along the string लग रहा है। इस B पे फोर्स कौन लगा रहा है? इंपल्सिव फोर्स या जो भी फोर्स लग रहा है वो तो स्ट्रिंग लगा रहा है। तो B पे जो भी फोर्स लगेगा वो along the string है, इसलिए B का जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो along the string होगा। यानी कि B का जो भी वेलोसिटी होगा VB हम लोग उसको लिख दें इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन में होगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग B की वेलोसिटी है VB। तो अलोंग द स्ट्रिंग
इस ए की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा, वीबी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग को टाइट रहना है। और कंस्ट्रेंट मोशन वाले चैप्टर में हमने डिटेल में समझाया था कि अगर कोई स्ट्रिंग है और वो टाइट है और इसके दो डिफरेंट एंड्स पे दो बॉडीज हैं, तो दोनों बॉडीज का जो भी वेलोसिटी हो उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। तो ये जो पार्टिकल ए है ना, इसका टोटल वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं होगा, टोटल वेलोसिटी कुछ और होगा। क्या होगा मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इस पार्टिकल ए का टोटल वेलोसिटी आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट कुछ और होगा। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूं कि इस पार्टिकल ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इस वीबी के बराबर ही होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग को टाइट रहना है। यानी कि आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, ये जो पार्टिकल ए है इसका जो भी वेलोसिटी हो उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो किसके बराबर होगा, वीबी के बराबर होगा। तो ये समझो, ये जो पार्टिकल ए है इसका जो भी वेलोसिटी हो, जिस डायरेक्शन में भी हो, इधर हो इधर हो इधर हो मुझे नहीं पता, जिस डायरेक्शन में भी इसकी टोटल वेलोसिटी हो आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वी बी ही होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइट है। टाइट होने के बाद का ही सारा खेल मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग जो इंपल्सिव फोर्स लगा उसके कारण चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या हुआ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पार्टिकल ए है इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का जो इंपल्सिव टेंशन लगा वो टी के बराबर है। इस इंपल्सिव टेंशन के कारण इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हम लोग हमेशा जानते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल, दिस इज इक्वल टू द फोर्स जो भी लग रहा है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी इंपल्सिव फोर्स की बात हो रही है, ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा। इस केस में फोर्स क्या लग रहा है इस पार्टिकल ए पे, टेंशन, तो F की जगह T लिख दो, कैपिटल टी। और ये टेंशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो जरा ये बताओ कि इस डायरेक्शन में P फाइनल माइनस P इनिशियल क्या हुआ। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वी बी, कर दीजिए मास इंटू वी बी। और इनिशियल मोमेंटम क्या है इस डायरेक्शन में, आप देखो कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है 2L। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आप कह सकते हैं ना, ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो गया। तो ये स्ट्रिंग टाइट कब होगा, जब ये एंगल 30 डिग्री हो जाए। तो ये तो भाई 30 डिग्री होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियली वेलोसिटी क्या था, u था। इस डायरेक्शन में ऐसे था ना, u था। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस u का कंपोनेंट लीजिए इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में u का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा u cos 30, कितना हो जाएगा u रूट 3/2। तो इसको हम लोग लिख दें माइनस m u रूट 3/2। अब ध्यान ये देना है कि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, सब कुछ आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और टेंशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस क्यों लिया इसको समझ लो। P फाइनल हमने इस डायरेक्शन में लिया है, ये डायरेक्शन में। P इनिशियल भी इस डायरेक्शन में है, टेंशन जो है वो इसके उल्टे डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस लिया है। तो क्या हो जाएगा, एम वी बी माइनस एम यू रूट 3/2, दिस इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा टी। ये समझ में आया। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ द टेंशन फोर्स। तो इम्पल्स क्या है, माइनस टी डेल्टा टी। माइनस लिया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, हम लोग फाइनल मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में है, और इम्पल्सिव टेंशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया। इस क्वेश्चन में प्लस माइनस साइन वगैरह का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस रिलेशन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ये जो पार्टिकल ए है उसका अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो u है जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट।
स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि ये x एक्सिस के अलोंग है, तो अलोंग x एक्सिस है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इस u का कंपोनेंट, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u cos 30 u रूट 3/2। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू u रूट 3/2। इस इनिशियल मोमेंटम को चेंज कौन कर रहा है, ये t कर रहा है। कितना चेंज कर रहा है, माइनस टी डेल्टा टी। चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, वो कितना हो जाएगा, एम वी बी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस रिलेशन को देखो, इनिशियल मोमेंटम था एम यू रूट 3/2, इस इनिशियल मोमेंटम में माइनस करिए चेंज बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि माइनस टी डेल्टा टी। देखो टी डेल्टा टी उसको खींच रहा है उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस टी डेल्टा किया, इन दोनों का असर हुआ कि अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी बी। ध्यान रखो मैंने वी बी क्यों लिया, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग इस ए पार्टिकल का भी स्पीड वी बी होगा, इसका भी स्पीड वी बी होगा। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों तो सेम इक्वेशन है ना, देखो एग्जैक्टली दोनों सेम रिलेशन है। अब हम लोग इस पार्टिकल बी में आते हैं। इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, ऑब्वियसली इसका फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी बी। ये फाइनल मोमेंटम किसके कारण आया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस टेंशन टी। ये टेंशन टी इसके मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। तो इस पार्टिकल बी के पास जो भी मोमेंटम आया वो इस इंपल्सिव फोर्स टी के कारण आया। ये इंपल्सिव फोर्स कितने टाइम के लिए लगा, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो हम लोग ये लिख दें टी डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू एम वी बी, लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसमें माइनस टी डेल्टा टी है, इसमें टी डेल्टा टी है। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और m सब जगह कॉमन है। जब इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, m तो सब जगह कॉमन है, तो आपको ये मिल जाएगा कि u रूट 3/2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी बी। दिस इंप्लाइज वी बी इज इक्वल टू u रूट 3/4। तो ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b ये फाइंड कर लिया। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a भी u रूट 3/4 होगा, नहीं। वेलोसिटी ऑफ a देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ b हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ ना u रूट 3/4। वेलोसिटी ऑफ b हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है, ये वाला डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो पार्टिकल b की वेलोसिटी है उसका x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, u रूट 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, cos 30, ये हो गया ना cos 30, और माइनस कर दीजिए cos 60j। ये समझ रहे हैं ना कैसे किया मैंने, हमने एक वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, तो ये हो जाएगा cos 30 आई कैप माइनस cos 60 j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ b हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ b इस डायरेक्शन में है, तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 30 आई कैप। मैग्नीट्यूड तो ये है ना u रूट 3/4, तो cos 30 आई कैप माइनस cos 60 j कैप हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब आप कहेंगे कि सर ये इतना कंफ्यूज मुझे क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा तो वेलोसिटी ऑफ b आ ही गया था। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ a फाइंड करना है, और a की जो वेलोसिटी है वो आप नहीं कह सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग होगी, वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वही हमें तो पता करना है ना। तो अब आप ये करिए कि वेलोसिटी ऑफ b आपको पता है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। वेलोसिटी ऑफ a आपको पता करना है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। ये कैसे पता किया जाए, अगर हम लोग a और b को कंबाइंड एक सिस्टम मान लें, ठीक है, तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ए और बी पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल इंपल्सिव फोर्स है, ये टेंशन के कारण, वो तो इंटरनल फोर्स है। यानी कि ए एंड बी को अगर हम लोग कंबाइन कर लें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा ना। P initial is equal to P final because external force acting on the system is 0.
इम्पल्सिव टेंशन फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर हम लोग बी और ए को कंबाइन करके सिस्टम बनाए तो ये जो स्ट्रिंग के कारण टेंशन वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हो गया, और P इनिशियल क्या है, M इंटू यू, और ये आई कैप डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो A का इस डायरेक्शन में है, तो एम यू आई कैप दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम वी ए जो हमें फाइंड करना है प्लस एम वी बी, ये कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये बिल्कुल सही है, किसी को कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। देखो इनिशियल मोमेंटम हमने लिखा इधर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, एम एम सब जगह से कैंसिल कर दो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एम कैंसिल करो भाई, हटाओ हटाओ, तो लिख सकते हैं कि वी ए क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, दिस इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस वी बी वेक्टर, और हमने वी बी ऊपर से फाइंड कर लिया है देखो, तो उसमें यू आई कैप माइनस ये कर दो, तो ये फायदा हुआ वेक्टर फॉर्म में वी बी को लिखने से। अब इस चीज़ को बहुत से बुक्स में दूसरे तरीके से भी आपको सिखाया जाता है, आपको बोल दिया जाएगा कि अलोंग द स्ट्रिंग हमने लिया है, अब एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग आप लो, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग बताया जाएगा कि भाई क्योंकि इस टेंशन फोर्स का कोई रोल नहीं होता है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना इस पार्टिकल ए का, वो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, पैरेलल टू स्ट्रिंग फाइंड कर लिया, इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वो आपको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे देगा। उस मेथड से भी मैं कर दूंगा, अभी आप ये मेथड समझिए। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस वी बी क्या हो जाएगा, यू रूट 3/4 इंटू रूट 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, अभी तो बहुत सिंपल है ना, आई कैप और आई कैप को एक साथ ले जाओगे, और ये जे कैप तो बेचारा अकेला है, तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये वी ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा u/8 इंटू 5i प्लस रूट 3 जे कैप। इससे आप वी ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना, ये आपको वेक्टर फॉर्म में मिल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, u/8 तो रहेगा ही, 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 28, तो ये हो जाएगा u/8 इंटू रूट 28, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए, तो ये हो जाएगा u/4 इंटू रूट 7। अब इसी में आपसे और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो नहीं, बिल्कुल इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि देखो ये जर्क के साथ मोशन हो रहा है ना, जब भी इम्पल्सिव फोर्स आए ना या कोई जर्क वगैरह आए मोशन में, तो आप मान के चलिए कि जनरली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन में देख लेना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दो, मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में तो यही होता है ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरह का इन इलास्टिक कोलिजन है, जर्क के साथ मोशन हो रहा है। इनिशियली जो पार्टिकल बी है वो जीरो वेलोसिटी पे है, अचानक से झटके से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो जर्क हुआ, और जैसे ही जर्क होगा तो इम्पल्सिव फोर्स उसके लिए चाहिए, और वो जर्क किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है इम्पल्सिव फोर्स के कारण। तो इम्पल्सिव फोर्स जब भी आए या जब भी जर्क के साथ मोशन हो या जब भी इन इलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड नहीं होता है। तो इस केस में भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ ये ए पार्टिकल मूव कर रहा है, बी तो स्टेशनरी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो जाएगा, के एफ दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर हमने सब फाइंड कर रखा है, वी ए ये है, वी बी ये है, उसका मैग्नीट्यूड। तो के एफ आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा, के एफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 5/8। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5/8 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कितना डिक्रीज हुआ, तो डेल्टा के आप लिख सकते हैं हाफ
एम यू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3/8। कभी कभी आपसे पूछ लेगा व्हाट इज परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा के बाई के इनिशियल इंटू 100 कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, इस केस में 3/8 तो लॉस हो गया, इंटू 100 कर दो, 37.5% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब तरह तरह के क्वेश्चन इस सेटिंग से पूछे जा सकते हैं। अभी तो हमने इस क्वेश्चन को इस वेक्टर मेथड से किया, आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप वेलोसिटी ऑफ ए अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अलॉन्ग द स्ट्रिंग तो हमने फाइंड कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, जो बी की वेलोसिटी है, ये हो गया ना u√3/4, इतना ही होगा। आप जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, u है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। और जो वेलोसिटी ऑफ ए चेंज हो रहा है वो किसके कारण चेंज हो रहा है, इंपल्सिव टेंशन के कारण। वो इंपल्सिव टेंशन फोर्स कहां लग रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग लग रहा है। यानी कि इस इंपल्सिव टेंशन फोर्स के कारण परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वाला जो कंपोनेंट है ना इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी का, वो चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पार्टिकल ए है इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट होगा, ये एंगल है कितना भाई, ये एंगल है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u/2 हो जाएगा, u sin 30 कर लीजिए ये वाला कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग हम लोग एक कंपोनेंट लिख दें, ये है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी u/2। ये इतनी क्यों है, क्योंकि पहले से ही u/2 थी। यहाँ पर देखो जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, ये वेलोसिटी u है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, u/2 होगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये तो आपने देख ही रखा था ना, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u/2। ये जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। स्ट्रिंग के टाइट होने से पहले ये u/2 था, स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद भी ये u/2 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टाइट होने के बाद क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ा ये इंपल्सिव टेंशन का। तो ये जो इंपल्सिव टेंशन है वो तो अलोंग द स्ट्रिंग है, और ये कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इंपल्सिव टेंशन कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ये वाला कंपोनेंट u/2 ही रहेगा। और पैरेलल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वो हमने अभी फाइंड कर रखा था, वो क्या था, पिछले मेथड में हमने फाइंड कर लिया था ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी u√3/4। ये किसके बराबर होगा, ये वेलोसिटी ऑफ b के बराबर होगा। ये हमने फाइंड कर लिया था, कितना था, u√3/4। ए बी स्ट्रिंग को टाइट रहना है, तो अलोंग द स्ट्रिंग ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और u√3/4 के बराबर होगा। तो ये जो पार्टिकल ए है इसका नेट टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये u/2 और u√3/4 का वेक्टर सम। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करिएगा, बहुत सिंपल है, ये तो हर किसी को पता होगा, u/2 होल स्क्वायर कर दो प्लस u√3/4 होल स्क्वायर कर दो और इस पूरे का रूट ले लो, तो ये आपको दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी u/4 इंटू √7। इस मेथड में क्या हो रहा है कि हम लोग अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं। तो दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं।